नमस्कार जोहार, आपका अपना यूट्यूब चैनल अल्फा एस में स्वागत है। आज हम लोग कर रहे हैं झारखंड जीके। इसमें देखेंगे झारखंड में आदिवासियों का प्रवेश, झारखंड में आदिवासी कब आए ये देखेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। झारखंड में आदिवासियों का आगमन विभिन्न कालखंडों में भिन्न भिन्न क्षेत्रों से हुआ है। कहना है कि झारखंड में आदिवासियों का आगमन जो हुआ अलग अलग काल में अलग अलग क्षेत्रों से हुआ है। कोकारा तिब्बत से आया, कोकारा दक्षिण से आया, कोकारा कैमूर की पहाड़ी से आया है। तो आगे चलिए देखते हैं। असुर यहाँ की प्राचीनतम जनजाति के रूप में चिन्हित की गई है। जो असुर जनजाति है वो झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है। सबसे यानी बोले झारखंड में सबसे पहला कोई जनजाति आया है तो वो है असुर। ठीक है, तो इसके बारे में नहीं कहा गया कि असुर कहाँ से आए, बस ही कहा गया कि असुर झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। एक नंबर में देखिएगा, बोलेगा सबसे पूछेगा प्रश्न अगर झारखंड के सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन है तो वो है असुर। ठीक है, बिरजिया, बिरहोर तथा खड़िया जनजातियों का आगमन कैमूर पहाड़ियों की ओर से माना जाता है तथा ये प्राचीन जनजातियां हैं। इसके बाद कोरवा जनजाति का आगमन मध्य प्रदेश से हुआ। क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिएगा, बिरजिया, बिरहोर और खड़िया, जो ये तीन जनजातियां हैं, बिरजिया, बिरहोर, खड़िया, ये कहाँ से आए हैं? कैमूर की पहाड़ी से आए हैं। कैमूर की पहाड़ी कहाँ पे? बिहार। ठीक है, बिहार देखिएगा, बिहार का ये वाला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र नीचे वाला है, ये दक्षिण वाला जो क्षेत्र है ये कैमूर के क्षेत्र है। ठीक है, ये वाला, और ये क्षेत्र को हमारा कौन छूता है? पलामू गढ़वा छूता है। ठीक है, गढ़वा पलामू वाला जो क्षेत्र है ये छूता है कैमूर का वाला। ठीक है, तो कैमूर का जो पहाड़ी है पलामू गढ़वा से सटा हुआ है। ठीक है ना, तो बिरजिया, बिरहोर तथा खड़िया जनजातियों का आगमन कहाँ से हुआ? कैमूर के पहाड़ी से हुआ है। ठीक, तो प्राचीन जनजातियां हैं। और ये क्या है? प्राचीन जनजातियां। तो देख लीजिए, मिला लीजिए सीक्वेंस। सबसे प्राचीन जनजाति कौन हो गया? असुर, उसके बाद बिरजिया, उसके बाद बिरहोर, उसके बाद खड़िया, उसके पांचवा नंबर में कोरवा जनजाति। तो अगर पूछेगा सीक्वेंस में सब झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति तो असुर, बिरजिया, बिरहोर, खड़िया और कोरवा। इसके बाद कौन आ जाएगा? इसके बाद आ जाएगा आपका मुंडा। ठीक है, तो सीक्वेंस में असुर, बिरजिया, बिरहोर, खड़िया, कोरवा। अब पूछता है यहाँ पर कोरवा जो जनजाति है ये कहाँ से आई है? इसका जो आगमन हुआ है मध्य प्रदेश से हुआ है। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। कोरवा जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश से आया। असुर तो झारखंड की जनजाति होगी, अपन प्राचीनतम जनजाति। बिरजिया, बिरहोर, खड़िया ये हो गए कैमूर की पहाड़ी से आए। कोरवा जनजाति है वो कहाँ से आए? मध्य प्रदेश से आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति के संबंध में मत है कि ये तिब्बत के मूल निवासी हैं। मुंडा जनजाति के बारे में तीन मत है। एक मत कह रहा है कि तिब्बत से आया, एक मत कह रहा है दक्षिण भारत से आया, एक मत कह रहा है दक्षिण भारत से आया लेकिन पूर्वोत्तर होते हुए आया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या इनका मत है। तो मुंडा जनजाति के संबंध के मत में है कि तिब्बत के मूल निवासी है। एक मत कह रहा है कि मुंडा जनजाति है वो तिब्बत के मूल निवासी हैं और तिब्बत से कहाँ आए? कैमूर की पहाड़ी आए और कैमूर की पहाड़ी होते हुए ये झारखंड में प्रवेश किए। ये भी कैमूर से हो गया है। क्या बोल रहा है? मुंडा जो जनजाति है वो कहाँ से आए? मुंडा जनजाति तिब्बत के मूल निवासी थे, तिब्बत से कैमूर आए कि पहाड़ी आए और कैमूर से ये झारखंड में आए। ठीक है, ये पहला मत हो गया। दूसरा मत क्या कहता है? आर्यों के दबाव में दक्षिण पश्चिम से चलकर मध्य प्रदेश में बस गए और बाद में झारखंड में आकर अस्थायी रूप से बसे तथा एक विचार बसे। क्या बोल रहा है? देख, दूसरा विचारधारा है, यहाँ तीसरा विचारधारा है। ठीक है, बोला दूसरी विचारधारा के अनुसार आर्यों के दबाव में दक्षिण पश्चिम से चलकर ही मध्य प्रदेश में आए और बाद में झारखंड बस गए। मतलब दक्षिण पश्चिम, ये वाला दक्षिण वाला भारत हो गया ये। तो दक्षिण पश्चिम कौन हो गया? ये वाला क्षेत्र दक्षिण पश्चिम हो गया, पश्चिम इधर हो गया और दक्षिण भी हो गया, ये दक्षिण वाला भी हो गया। तो ये दक्षिण पश्चिम कौन क्षेत्र हो गया? ये वाला क्षेत्र। जैसे ये नक्शा अगर बना देखते हैं हम ऐसे, तो ये वाला हो गया आपका
कर्नाटक वाला क्षेत्र। ये हो गया आपका कौन, ये देख लीजिए, ये हो गया आपका कर्नाटक, ये हो गया आपका केरल, ये हो गया आपका तमिलनाडु, ठीक है, ये हो गया आंध्र प्रदेश, ये हो गया तेलंगाना, और ऊपर में हो गया आपका उड़ीसा, ठीक है, और उसके बाद इधर हो गया ये महाराष्ट्र। अगर हम इस तरह लेते हैं तो बोलता है दक्षिण पश्चिम से, तो दक्षिण पश्चिम हमारा कौन हो गया, कर्नाटक वाला क्षेत्र हो गया। और कर्नाटक से कहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए मध्य प्रदेश में, ठीक है। बोल रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम से यानी कि कर्नाटक से लेकर कहाँ आ गए, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से ही झारखंड में प्रवेश कर गए। तो दूसरा मत का कहना है कि दक्षिण पश्चिम से चलकर मध्य प्रदेश आए और मध्य प्रदेश से ये झारखंड में प्रवेश किए, ठीक है। और तीसरा विचारधारा का कहना है कि ये दक्षिण पश्चिम से ही आए, इधर कर्नाटक वाले क्षेत्र से दक्षिण पश्चिम से ही आए, लेकिन ये पूर्वोत्तर होते हुए आए, पूर्वोत्तर भारत होते हुए आए, पूर्वी क्षेत्र ये होते हुए आए। ये नहीं बोल रहा है, एक बोल रहा है कि मध्य प्रदेश से होते हुए आया, और एक बोला नहीं मध्य प्रदेश होते हुए नहीं, ये पूर्वी क्षेत्र होते हुए आया, घूम के आया। चलिए देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। एक विचारधारा मत है कि ये दक्षिण पश्चिम और पूर्वी भाग से चलकर झारखंड में प्रवेश किए। दक्षिण पश्चिम से आए और पूर्वी भाग दक्षिण यहाँ से चले, और इसे पूर्वी भाग होते हुए इधर कहाँ, आंध्रा वाला क्षेत्र होते हुए, आंध्रा वाला तेलंगाना होते हुए, उड़ीसा होते हुए झारखंड में प्रवेश कर गए। एक तीसरा मत है, ठीक है। तो का के दक्षिण पश्चिम से लेकर पूर्वी भाग में का के झारखंड में प्रवेश किए, और का के झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति कौन था, असुर था। ये असुरों को आए और असुरों के लोग यहाँ परास्त किए, असुरों के युद्ध लड़े असुर के साथ, और असुर लोग को यहाँ युद्ध में हरा दिए, और यहाँ पर अपना एक सत्ता स्थापित किए, नागवंश की सत्ता अपना स्थापित किए। देखबे करते हैं चुटिया महाराज या रातू महाराज, जो कौन सा है, नागवंश की सत्ता है, तो सब नागवंश की सत्ता स्थापित किए। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, उराव जनजाति के बारे में देखते हैं। उराव जनजाति का संबंध दक्षिण भारत से है। कहाँ से है, दक्षिण भारत से। इसका जो संबंध है दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत में अब कहाँ से, दक्षिण भारत में देखबे करते हैं दक्षिण भारत की भाषा आपको समझ में आता है। उसी तरह इन लोगों की भाषा जो कुड़ुक है आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इनकी जो भाषा है कुड़ुक को दक्षिण भारत की भाषा कहा जाता है, क्योंकि इनका जो संबंध है वो दक्षिण भारत से है। तो उराव जनजातियों का संबंध जो है भारत से है, कहाँ से, दक्षिण भारत से संबंध है। ये विभिन्न स्थानों से होते हुए झारखंड में प्रवेश किए। अब झारखंड में किधर से चल के आए ये पता नहीं, बोला कि झारखंड में विभिन्न स्थानों से चल के आए, दक्षिण से, ठीक है। हो सकता है पूरब से आए, हो सकता है पश्चिम से आए, लेकिन ये दक्षिण से आए, क्योंकि दक्षिण का जो भाषा है, इनका जो मुख्य भाषा है कुड़ुक, वो कुड़ुक कहाँ से खाता है, दक्षिण का जो भाषा है उससे इनका भाषा मेल खाता है, ठीक है। और ये दक्षिण से भाग कहाँ बसे, झारखंड के दो भागों में बस गए, कहाँ, राजमहल में और पलामू में बस गए, ठीक है। तो ये उराव जनजाति दक्षिण से चलकर झारखंड में आए, झारखंड के दो स्थानों में राजमहल और पलामू में लोग बस गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है 1000 ईसा पूर्व तक चेरो, खरवारो और संथालो, ये तीन जनजातियां हैं कि छोड़ करके बाकी जितना भी जनजाति हैं वो सब झारखंड में आके निवास करने लगे थे, ठीक है। तो चेरो, खरवार और संथाल जनजाति छोड़कर बाकी जितना जनजाति है झारखंड में वो सब यहाँ झारखंड में आ चुके थे और झारखंड में अपना रहने लगे थे। चेरो के बारे में क्या कहता है, चेरो तथा खरवार जनजातियां पूर्व मध्यकाल में उत्तर भारत में आकर बसी और बाद में चेरो ने पलामू में अपनी सत्ता भी कायम की। चेरो जनजाति की सत्ता कहाँ था, पलामू में ही था। अभी भी चेरो लोग आपको मिलेगा, पलामू एरिया में मिलेंगे, पलामू लातेहार क्षेत्र में चेरो लोग मिलेंगे, ठीक है। तो चेरो जनजाति और खेरवार जनजाति पूर्व मध्यकाल मतलब सल्तनत काल से पहले वाला जो काल है, राजपूत काल जो है 700, 800, 900 ईस्वी वाला, वो हो गया पूर्व मध्यकाल, ठीक है। तो
तो पूर्व मध्यकाल में उत्तर भारत में आकर बस गया ये लोग, और उसके बाद ये लोग चेरो लोग पलामू में आकर अपना सत्ता स्थापित किए। अब आता है संथाल जनजाति। तो संथाल जनजाति 10वीं सदी तक हजारीबाग में पूरी तरह बस चुकी थी। तो संथाल जनजाति है वो 10वीं सदी में सल्तनत काल से जस्ट पहले, ठीक है, राजपूत काल जो था उस टाइम सल्तनत काल आरंभ ही हो रहा था, उस टाइम 10वीं सदी में ये लोग आके कहाँ बस गए? हजारीबाग में। तो पूछेगा संथाल जनजाति कब आए झारखंड? तो 10वीं सदी में आए, कहाँ? हजारीबाग में आए। उसके बाद जब ब्रिटिश काल आया, अंग्रेज आए भारत, झारखंड में जब अंग्रेज लोग आए तो ये लोग अंग्रेज काल में क्या किए? अंग्रेज काल में संथाल लोग का हुए? संथाल परगना में आके बसना आरंभ कर दिए। तो हजारीबाग से ये लोग कहाँ गए? संथाल परगना। 10वीं सदी में झारखंड आए, झारखंड के हजारीबाग आए, और उसके बाद जब ब्रिटिश काल आया तो ये लोग कहाँ? संथाल परगना में आके बस गए। ठीक है, अब चलते हैं वैदिक काल में झारखंड को देखते हैं। वैदिक काल जो खंड है 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व जो है वो वैदिक काल है। आप इसको वैदिक काल को दो भागों में बांटेंगे, ठीक है, एक ऋग वैदिक काल बांटेंगे और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल जो दोनों मिलाकर करेंगे, दोनों का जो कालखंड है 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व है। चलिए देखते हैं वैदिक काल के क्या है, क्या कहा जाता था झारखंड को। वैदिक काल में झारखंड के लिए किकट प्रदेश शब्द का प्रयोग किया गया है। वैदिक काल में झारखंड के लिए क्या? किकट शब्द का प्रयोग किया गया। वैदिक काल में झारखंड को किकट प्रदेश कहा जाता था। ठीक है, वैदिक कालीन जनजातियां असुर, बिरजिया, बिरहोर, खड़िया आदि को असुर कहा जाता था। वैदिक काल में असुर, बिरजिया, बिरहोर को और खड़िया को, चारों को मिला के चारों को असुर कहा जाता था। वैदिक काल में जो जनजाति थी उस सबको असुर ही कहा जाता था। कौन कौन? असुर, बिरजिया, बिरहोर, ये चारों जनजाति थी, ये चारों को असुर ही कहा जाता था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एत्रे ब्राह्मण, एत्रे ब्राह्मण में पुंड या पुंड्र कहा गया। झारखंड को एत्रे ब्राह्मण में पुंड या पुंड कहा गया है, पुंड्र या पुंड। तो एत्रे ब्राह्मण में झारखंड को क्या कहा गया है? पूछ देगा, एत्रे ब्राह्मण में झारखंड को क्या कहा गया है? तो पुंड या पुंड्र कहा गया है। इसके अनुसार वैदिक काल में मध्य मगध पर आर्यों का आक्रमण के कारण यहाँ निवास करने वाली चेरो जन और खेरवाड़ जनजातियां छोड़कर छोटा नागपुर की ओर आ गई। क्या बोलता है? जब पुंड या पुंड हो गए तो वैदिक काल में जब मगध पर आर्यों का आक्रमण हुआ, मगध क्षेत्र था उत्तरी छोटा नागपुर, तो मगध क्षेत्र में और जो दक्षिण के भाग था आपका बिहार वाला, वो मगध का क्षेत्र के अंदर आता था। जब आर्य लोग मगध पर आक्रमण किए तो कौन कौन? आपका खरवार और चेरो जनजाति थी, ये आके कहाँ? छोटा नागपुर में आके बस गए, झारखंड आ गए। झारखंड कहाँ बस गए? पलामू क्षेत्र में आके बस गए। अभी बताए थे ना, चेरो जनजाति और खेरवार जनजाति पलामू में आकर बस गए ये लोग। तो जब आर्य लोग आक्रमण किया मगध पर तो ये लोग उधर से पलायन होके पलामू में आके बस गए। कौन कौन? खरवार और चेरो जनजाति। इस काल में संथाल परगना को सूर्य देश के नाम से संबोधित किया जाता था। तो वैदिक काल में संथाल परगना को क्या कहा जाता था? अब पूछ देगा, वैदिक काल में संथाल परगना को किस नाम से जाना जाता था? तो वैदिक काल में संथाल परगना को सूर्य देश के नाम से जाना जाता था। क्या? सूर्य देश। ठीक है, तो वैदिक काल में संथाल परगना को सूर्य देश के नाम से जाना जाता था। याद हो जाएगा ना? अब चलता है ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल क्या है? 1500 से 1000। उसके बाद आ जाएगा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल आ जाएगा 1000 से लेकर 600 BC। ठीक है, ये कालखंड देखेंगे जो प्राचीन इतिहास जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें आप लोग को पूरी तरह से बता देंगे। हड़प्पा चालू करेंगे इसे पूरा बता देंगे। ठीक है, तो बोला है ऋग वैदिक काल। तो इसका जो काल है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक झारखंड में क्या क्या हुआ वो देखिए। इस काल में इस क्षेत्र के लोग द्वारा पशुवत व्यवहार करने की व्याख्या मिलती है, जिसके कारण इन्हें किकरा नाम दसो अनार कहा जाता था। क्या? किकरा नाम दसो अनार कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में जो यहाँ के जनजाति थे उनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता था। जैसे ये जानवर है
उस तरह लोग से व्यवहार किया जाता था। तो कौन करते थे? आर्य लोग करते थे। आर्य लोग जब यहाँ प्रवेश किए तो ठीक, तो देख रहे हैं इनके साथ कैसा पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता था। इसीलिए उस समय किकरा नाम दसों अनार कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के अनुसार इस क्षेत्र की जनजातियां लिंग के उपासक थे, जिससे इन्हें शिष्णु देवा या लिंग पूजा कहा जाता था। ऋग्वेद काल के अनुसार, ऋग्वेद में समय जो यहाँ का जो जनजाति थी वो शिवलिंग की पूजा करते थे। लिंग, लिंग मतलब शिवलिंग, जैसे आज हम लोग शिवलिंग कहते हैं, ज्योतिर्लिंग जो कहते हैं, शंकर भगवान की जाके जो पूछते हैं वो क्या कहते थे? लिंग। लिंग पूजक थे, यानी शिष्णु देवा उसको कहते थे उस समय, शिष्णु देवा। उस समय शिष्णु देवा के नाम से संबोधित किया जाता था, शिष्णु देवा या लिंग पूजक। तो प्राचीन काल में जो ऋग्वेदिक काल में जो जनजातियां थी वो लिंग पूजा करती थी। ठीक है, तो पूछ देगा प्राचीन काल में जनजातियां किसके पूजा किया करते थे? तो शिव को पूजा किया करते थे, लिंग पूजक थे, शिष्णु देवा उन्हें कहा गया है। चलिए अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल में झारखंड। तो उत्तर वैदिक काल में झारखंड देखते हैं 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व बीसी तक। ठीक है, तो उत्तर वैदिक कालीन अथर्ववेद के अनुसार इस क्षेत्र के लोगों को वात्र या घुमंतु कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में झारखंड को वात्र प्रदेश कहा जाता था, वात्र प्रदेश या घुमंतु, जो घूम घूम कर, देखो झूम की खेती आज भी झारखंड में झूम की खेती कुछ जनजातियां लोग करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्हें वात्र प्रदेश या घुमंतु कहा गया। तो उत्तर वैदिक काल में जो अथर्ववेद की जो है, अथर्ववेद जो ग्रंथ है, अथर्ववेद के अनुसार, ठीक है, इस क्षेत्र के लोगों को, झारखंड क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हें वात्र या घुमंतु कहा जाता था। ठीक है, ऐसी मान्यता है कि इस काल में ही आर्यों का बसाव झारखंड में हुआ। तो उत्तर वैदिक काल तक आर्य लोग जो थे वो झारखंड में आना आरंभ हो गया, आर्य लोग अपना बसने आरंभ कर दिए थे। तो ये मान्यता है कि उत्तर वैदिक काल तक आर्य लोग झारखंड में आना इन लोग का आरंभ हो गया था, आर्यों का। अब देखते हैं महाजन पद। 16 महाजन पद पढ़ना है आप लोग को प्राचीन इतिहास में, और 16 महाजन पदों में से सबसे जो शक्तिशाली महाजन पद था वो मगध था। मगध महाजन पद था जो सबसे शक्तिशाली। और हम लोग जो उत्तरी छोटा नागपुर जो क्षेत्र है वो पहले मगध साम्राज्य के अंतर्गत ही आता था, मगध महाजन पद के अंतर्गत ही आता था। ठीक है, उसके बाद जब बिम्बिसार का राज्य हुआ मगध में, तो अंग क्षेत्र था, भागलपुरा संथाल परगना वाला जो क्षेत्र वो अंग क्षेत्र था, अंग महाजन पद था। तो जब अंग को विजित कर लिया आपका बिम्बिसार, तो अंग वाला जो क्षेत्र था आपका संथाल परगना भी मगध साम्राज्य में आ गया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। इस काल के प्रारंभ में झारखंड का संथाल परगना का क्षेत्र अंग महाजन पद तथा छोटा नागपुर क्षेत्र मगध महाजन पद के अंतर्गत आता था। क्या बोले कि संथाल परगना अंग महाजन पद के अंतर्गत आता था, और अंग महाजन पद कौन था? भागलपुर क्षेत्र, भागलपुर क्षेत्र के अंतर्गत ही आता था ना संथाल परगना क्षेत्र। तो भागलपुर और संथाल परगना ये क्या था? अंग महाजन पद के अंतर्गत आता था। अभी जाइएगा भागलपुर में तो वहां पे आपको बहुत सारा मिलेगा अंग क्षेत्र का आपका। ठीक है, तो अंग महाजन पद के अंतर्गत ही आता था कौन? संथाल परगना। ठीक है, और मगध के अंतर्गत आता था कौन? छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर या छोटा नागपुर के क्षेत्र। हम लोग जो छोटा नागपुर है, दक्षिण छोटा नागपुर का भी क्षेत्र, बहुत सारा क्षेत्र आता था। ठीक है, तो छोटा नागपुर, और छोटा नागपुर किसको कहा जाता था? झारखंड को कहा जाता था। तो छोटा नागपुर क्षेत्र जो था वो मगध के अंतर्गत आता था। इसके बाद क्या हुआ? हर्यक वंश की सत्ता स्थापित हुआ मगध में। मगध पर हर्यक वंश का सत्ता स्थापित हो गया, और राजा बना कौन? बिम्बिसार। अब बिम्बिसार जब राजा बना तो क्या किया? सबसे पहले यंग को जीत लिया। यंग को क्या किया? विजित कर लिया, जीत लिया, आक्रमण के अंग पर अंग को जीत लिया, अपना कब्जा में ले लिया। जब कब्जा में ले लिया तो उस राज्य को भी अपना राज्य में मिला लिया। अब राज्य को मिला लिया तो संथाल परगना जो क्षेत्र था अंग का क्षेत्र हो गया। तो अंग क्षेत्र में मगध में कौन कौन मिल गया?
छोटा नागपुर का क्षेत्र पूरा आ गया और संथाल परगना का क्षेत्र ये पूरा आ गया किसमें, मगध महाजनपद में आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, मगध साम्राज्य के नंद वंश की सेनाओं में झारखंड क्षेत्र के जनजाति सैनिक और हाथी शामिल थे। उसके बाद क्या होता है, बिम्बिसार के बाद हो जाता है फिर नंद वंश का सत्ता स्थापित होता है, महापद्मानंद का सत्ता स्थापित होता है। और नंद वंश के अंतिम शासक कौन था, नंद धनानंद, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य हरा के अपना चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है, तो क्या हुआ, नंद वंश के शासनकाल में जो झारखंड में जनजातियां थी वो कहाँ चल गए, वो मगध साम्राज्य में शामिल हो गए, मगध के सेना में शामिल हो गए झारखंड की जनजाति। और झारखंड में जो हाथी मिलता था झारखंड के जंगलों में, आज भी देखते हैं झारखंड में हाथी कभी इस गांव में कभी उस गांव में हाथियां घुस जाते हैं हाथी लोग और मार देता है लोगों को। तो हाथी अधिक झारखंड में मिलता था उसमें, और हाथी को लेकर क्या कर दिए, मगध राज्य में शामिल कर दिए सेना में हाथी को, और यहाँ की जो जनजाति थी वो उसको भी मगध सेना में शामिल कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ जो लोहा मिला, यहाँ पर जो मिला लोहे के धातुओं का उपयोग परिवहन और हथियार और कृषि उपकरणों के निर्माण के लिए किया था। उसके बाद जो यहाँ लोहा मिलता था उसको क्या किया, हथियार बनाने में प्रयोग किया, और अपने परिवहन में अपना गाड़ी बनाने के लिए, युद्ध के लिए जो बनाते थे रथ, तो रथ बनाने में परिवहन हुई ना, लोग का रथ हुआ, हथियार बनाते थे, तलवार बनाते थे, भाला बनाते थे, और खेती करने के लिए जो कृषि कार्य के लिए जो खेती करने के लिए, खेती करने के लिए क्या क्या चाहिए हम लोग को, कोड़ी चाहिए ना, कुदार चाहिए, ऐसा सब नहीं चाहिए। तो ये सब क्षेत्र यहाँ से लोहा लेके ये लोग बनाए। तो क्या किए, यहाँ से लोहा लेके परिवहन बनाए, हथियार बनाए और कृषि उपकरण का निर्माण किए। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग झारखंड में जैन धर्म और बौद्ध धर्म, थोड़ा सा देख लेते हैं। झारखंड में विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों, अभिलेखों और विद्यमान संरचनाओं से यहाँ जैन तथा बौद्ध धर्म का व्यापक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यहाँ पे बहुत सारा पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। चतरा में देखिएगा, इटखोरी में 300-400 मूर्ति रखा हुआ है, अभी हजारीबाग में मिला, आपको गिरिडीह में देखिए, ये सब जो क्षेत्र है क्या बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लिए बहुत सारा मिला है। तो पुरातात्विक जो अवशेष है उस अभिलेख और अभिलेख जो मिला है उनसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का बहुत व्यापक रूप में मिला है यहाँ पर। तो ये आगे जो इसको देखेंगे विस्तृत देखेंगे हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय झारखंड, जोहार।